हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। हमारा मूल टॉपिक अभी केमिस्ट्री चल रहा है, जिस केमिस्ट्री में आज का जो अपना विषय बिंदु रहेगा वो रहेगा आवर्त सारणी अर्थात पीरियडिक टेबल। क्लास 10th के बच्चों को खासकर पीरियडिक टेबल से 2-4 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ ही देता है। सब्जेक्टिव मोड में भी क्वेश्चन आ जाती है, तो हम खासकर पहले ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करेंगे। छोटे छोटे बेसिक बातों की परिचर्चा करेंगे। ये वीडियो सिर्फ 10th के बच्चों के लिए ही बेनिफिट नहीं रहेगा, 9th के बच्चे के लिए भी आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और साथ ही साथ कंपटीशन किसको कहते हैं? कहने का सेंस, कुछ बच्चे हमें ऐसे भी बताए सर कंपटीशन हम जानते नहीं हैं। कहने का सेंस, जो भी आप नौकरी वाले पेपर जाते हैं देने के लिए, चाहे वो रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सर्विस हो, तो उनमें भी आपको इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। खासकर ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ग्रुप डी तो खासकर टारगेट रखता है 9th-10th के साइंस से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाने का। तो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे भाग लेते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो यही टॉपिक से आपको कुछ न कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। छोटा वीडियो रहेगा। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं पीरियडिक टेबल का। आवर्त सारणी बनाने के लिए सभी विद्वानों ने अपना अपना सिद्धांत दिया, थ्योरी दिया। किसको आवर्त सारणी क्यों बनाना मजबूरी हो गया? क्योंकि कुल मिलाकर के बहुत सारे एलिमेंट का आविष्कार होना स्टार्ट हो गया था। चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, कार्बन हो, बहुत सारे एलिमेंट का आविष्कार होना स्टार्ट हो गया। तो उनके गुण के आधार पर विद्वानों के मन में ऐसा विचार आया कि जो एलिमेंट जिस क्वालिटी का है, जिस गुण का है, उसे एक सीरीज में रखा जाए, एक पीरियड में रखा जाए, एक ग्रुप में रखा जाए। वही बात आपको हम यहाँ लिख करके भी लाए हैं कि तत्व को उनके गुणधर्म के आधार पर एक निश्चित नियम के अनुसार सजाने के लिए एक आवर्त सारणी बनाई गई। आवर्त सारणी बनाना इसलिए हम लोगों को जरूरी हो गया। आवर्त सारणी बनाने में बहुत सारे विद्वानों ने अपना सिद्धांत दिया, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत हम लोग डोवे राइनर को देखते हैं। यहाँ देखने को मिलेगा आवर्त सारणी बनाने में सर्वप्रथम अगर प्रयास किसने किया तो डोवेनियर नामक विद्वान कहिए या डोवे राइनर कहिए, आप कहीं कहीं डोवे राइनर देखने को मिलेगा या डेवेनियर के नाम से भी जाना जाता है इस विद्वान को। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहीं से आता है कि पीरियडिक टेबल बनाने में सबसे पहले योगदान किसने दिया? तो डेवेनियर ने दिया। और इन्होंने जो पीरियडिक टेबल बनाया तो वो टायर्ड नियम दिया। इसमें टायर्ड नियम कहने का सेंस, टायर्ड का मतलब हो गया 3, यानी 3 तत्वों को ले करके उनके द्रव्यमान को, जो दोनों तरफ को जो एलिमेंट रहेगा उन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ करके 2 से भाग देता था, तो बीच वाले एलिमेंट का उनका द्रव्यमान निकल जाता था। अर्थात उन्होंने कहा कि हम ऐसे 3-3 एलिमेंट लेंगे, तत्व लेंगे, जिनके द्रव्यमान का योग बीच वाले द्रव्यमान के, जिनके द्रव्यमान का योग यानी औसत बीच वाले द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात इन्होंने औसत का सिद्धांत दिया, एवरेज का सिद्धांत दिया। जब भी आपसे परीक्षा में डेवेनियर या डोवे राइनर के बारे में पूछेगा तो आपसे ये शब्द जरूर आएगा, टायर्ड नियम। टायर्ड नहीं लिखा रहेगा तो हिंदी में त्रिक लिखा रहता है, ठीक है? त्रिक कहिए, त्रिक कहिए, ठीक है ना? तो त्रिक सिद्धांत इन्होंने दिया। किसने दिया? तो डेवेनियर ने दिया, जिसमें खासकर उन्होंने लिथियम लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम। क्योंकि लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है, द्रव्यमान संख्या 7 होता है, सोडियम का 11 और ऊपर आपका 23 है, वहीं पोटेशियम का 19 और 39 है। तो यहाँ पे औसत कैसे ज्ञात किया गया? देखिए, औसत कहने का सेंस डेवेनियर ने बताया कि ये दोनों साइड, दोनों तरफ का जो एलिमेंट है ना, इन दोनों के द्रव्यमान का औसत निकालेंगे। औसत का मतलब होता है माध्य, यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो उन्होंने परमाणु संख्या का औसत नहीं लिया, क्योंकि आपकी परीक्षा में कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकाल देगा कि डोवे राइनर ने जो त्रिक नियम दिया तो वो
किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है कि परमाणु संख्या पर आधारित है? प्लीज़, परमाणु संख्या पर आधारित नहीं है, बार बार इनको ध्यान रखिएगा। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान न लिखा रहेगा तो परमाणु भार आपको लिखा रहेगा। तो हम भार पर काम करेंगे। लिथियम का परमाणु भार जैसे 7 हो गया और पोटेशियम का परमाणु भार हो गया आपको 39, और इनका औसत निकालिए। औसत का मतलब हो गया प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, माने 39 और 7 को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 46 और बट्टा में 2 से जब 46 को काटिएगा तो 23, यानी ये देखिए बीच वाले द्रव्यमान आपको 23 सोडियम का आ जाता है नहीं। तो यहाँ से हमने ये देखा कि डोवेरिनियर साहब ने त्रिक सिद्धांत दिया, टायर्ड सिद्धांत दिया और औसत पर आधारित है। ऑप्शन में रहेगा औसत, टायर्ड, त्रिक। परमाणु भार पर आधारित है कि परमाणु संख्या पर, तो परमाणु भार कहिए या परमाणु द्रव्यमान। ये 3-4 बातें आप दिमाग में सेट कीजिएगा तो आई होप कि आप डोवेरिनियर के बारे में जान जाइएगा। तो डोवेरिनियर का सिद्धांत सभी एलिमेंट पर लागू नहीं हुआ, कुछ ही तत्व पर इनका सिद्धांत लागू हुआ, बाकी पर इसका सिद्धांत फेल करने लगा। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पर तो काम कर गया, लेकिन मैग्नीशियम, इसके आगे वाले जो एलिमेंट है, या बेरिलियम या उससे कैल्शियम आगे वाले जो एलिमेंट है, इन तत्वों पर इनका सिद्धांत लागू नहीं किया। ये बेचारा यहीं तक अपना दिमाग दौड़ा के बैठ गया, अस्वीकार इनका सिद्धांत हो गया, समझिए। इसके बाद एक और विद्वान आते हैं जिन्होंने परमाणु आवर्त सारणी के बारे में बताए, और उसका नाम है न्यूलैंड साहब। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि न्यूलैंड साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया। जैसे अभी आपने समझा कि डोवेरिनियर साहब ने त्रिक सिद्धांत, टायर्ड थ्योरी दिए, वैसे न्यूलैंड साहब ने अष्टक सिद्धांत दिया। ये अष्टक क्या है? संस्कृत शब्द है अष्टक। अष्टक का मतलब 8 होता है। न्यूलैंड के अनुसार जो वो पीरियडिक टेबल में एलिमेंट को सजाया, तो उन्होंने कहा कि जो पहला नंबर तत्व का जो गुण है, गुण कहने का सेंस, उसकी टेस्ट क्या है, उसकी आकार क्या है, उसका मतलब उसका कलर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो पहले वाले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वही गुण ठीक उसके 8वें वाले एलिमेंट में आना चाहिए। फिर दूसरे वाले का जो एलिमेंट का गुण है, वही गुण उसके 8वें वाले के बाद आना चाहिए। जैसे पहला में मान लीजिए कि हम हीलियम लेते हैं, तो हीलियम में अगर 8 जोड़िएगा, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, और जब उसमें 8 जोड़ दीजिएगा तो कहिए 10 हो जाएगा। अर्थात इन्होंने, न्यूलैंड साहब ने बोला कि जो हीलियम अक्रिय है, तो इसका मतलब नियोन भी क्या है? अक्रिय है। ऐसे ही बी मैजिक कैट ऑफ सारवारा एक ट्रिक है। अगर मैं बेरिलियम का जो लेता हूँ, परमाणु संख्या 4 होती है, जो क्वालिटी बेरिलियम की है वही क्वालिटी मैग्नीशियम की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो 8 जोड़ करके काम करना स्टार्ट किया। बस इतना, आपको डीप में नहीं जाना। आप बस ये समझिए कि दूसरा नंबर अगर कोई पीरियडिक टेबल बनाने का श्रेय दिया तो वह आपका न्यूलैंड साहब, और उसने क्या दिया? अष्टक सिद्धांत। और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित दिया? तो साम क्या होता है? संगीत में एक कुछ भी गाना होता है तो 7 पटरियों के अंदर ही गाना गाया जाता है, और उस साम का नाम होता है जैसे कि सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। कहने का सेंस, अगर मैं शुरुआती फॉर्म में सा बोल रहा हूँ और अंत में भी सा बोल रहा हूँ, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, 8वां पे सा है और शुरू पे भी सा बोला। यानी जिस तरीके से संगीत में फर्स्ट पॉइंट सा आता है और अंतिम 8वां सा आता है, वैसे ही पीरियडिक टेबल में अगर पहले वाले जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट उसके ठीक 8वें वाले एलिमेंट में उनका सारा गुण, क्वालिटी, रूप, रंग, सब चीज़ मिलता जुलता रहेगा। ये किसने बताया? न्यूलैंड साहब ने बताया। लेकिन इन दोनों का सिद्धांत, डोवेरिनियर का सिद्धांत और न्यूलैंड का सिद्धांत, दोनों के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने का मूल कारण यह था कि इन दोनों का सिद्धांत सभी एलिमेंट पे लागू नहीं हुआ, इसकी वजह से इनके सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। फिर आते एक तीसरा विद्वान, इसका नाम है मेंडेलीफ। मेंडेलीफ साहब आए और पीरियडिक टेबल इन्होंने बनाया। पीरियडिक टेबल बनाने में इन्होंने सबसे पहले 7 आवर्त खींचे। आवर्त क्या होता है? यहाँ तो बोर्ड पे जगह नहीं है, बट थोड़ा सा हम जगह बता देते यहाँ से। आवर्त का मतलब जब ऐसा टेबल बनाया उन्होंने, इस तरीके से टेबल बनाया, तो कुल मिला करके
अगर बाएं से दाएं की ओर अगर टेबल जा रही है तो उस टेबल को हम लोग हॉरिजेंटल बोलेंगे, ठीक है, आवर्त कहा जाए उसको। और एक ऊपर से नीचे वाली जो टेबल बनता है उसको हम वर्ग कहते हैं। तो उन्होंने 7 आवर्त खींचे, कौन, मेंडेलीव साहब, और ऊपर से नीचे जो खींचे थे वो वर्ग कुल मिलाकर के मात्र 9 ही वर्ग खींचे थे। मेंडेलीव की बात मैं बता रहा हूँ, अभी मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात नहीं बता रहा हूँ। जो मेंडेलीव ने अपना पीरियडिक टेबल बनाया था इस तरीके से, फिर ऊपर से नीचे ऐसे टेबल बनाया, तो ऊपर से नीचे जो खांचा बनाए कुल 9 खांचा बनाए जिसको उदागर कहते हैं। और आवर्त की संख्या टोटल उन्होंने कितना बनाया, 7। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके परीक्षा में कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त से थे, तो 7, और वर्ग की संख्या कितना था, तो 9। आवर्त 7 कहाँ से कैसे होता है, तो बाएं से दाएं की ओर होता है, और वर्ग ऊपर से नीचे। आवर्त पीरियडिक टेबल अपना रेडी कर लिया, उसके बाद उन्होंने एलिमेंट को सजाना स्टार्ट किया। लेकिन मेंडेलीव साहब जिस समय में ये पीरियडिक टेबल बनाए थे उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे एलिमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, कुछ ही एलिमेंट का आविष्कार हुआ था, अप्रॉक्सीमेट लगभग समझिए 60-70 के एवरेज लगभग। तो उन एलिमेंट को उन्होंने जहाँ जहाँ सेट हुआ उनके गुण के आधार पर, टेस्ट के आधार पर, आकार के आधार पर उन्होंने सेट कर दिया। और जो एलिमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था उनके लिए उन्होंने अपना स्थान खाली छोड़ दिया उस पीरियडिक टेबल में। बहुत सुंदर। लेकिन मेंडेलीव साहब बहुत हद तक काम किए और सबसे पहली बार इन्होंने सुसज्जित तरीके से टेबल बना करके एलिमेंट को सजाया। इसलिए कहा जाता है कि आवर्त सारणी का जनक किसको कहते हैं, तो आपको मेंडेलीव में टिक मारना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर जनक पर आधारित जब प्रश्न आ जाता है, लेकिन आपको उसमें आधुनिक लग जाए, सीधा सीधा पूछे कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो आपको मेंडेलीव में टिक मारना पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछ दे आधुनिक आवर्त सारणी, कहने का सेंस मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो जनक कौन होगा, तो वो मोजले होगा। हम इस स्लाइड के बाद मोजले का भी स्लाइड लाएंगे, वहाँ आपको बताएंगे, ठीक है। तो मोजले को बाद बोला जाएगा। तो जनक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसमें थोड़ा ध्यान से कहेगा। सिर्फ पूछते आवर्त सारणी का जनक तो हमें मेंडेलीव में टिक आउट करना है, लेकिन जब आधुनिक लगा के पूछते आधुनिक पीरियड आवर्त सारणी का जनक तो मोजले। बहरहाल हम लोग मेंडेलीव की बातें पढ़ रहे हैं। मेंडेलीव साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सभी एलिमेंट को सजाया है, लेकिन उनके पीरियडिक टेबल में भी दोष निकाला गया विद्वानों द्वारा। मोजले साहब भी तो उनके पीरियडिक टेबल का बहुत सहारा लिया, और सहारा लेने के बावजूद उनके अंदर दोष निकाल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए मेंडेलीव साहब, आपने पीरियडिक टेबल जो बनाए उसमें आपने हाइड्रोजन के लिए स्थान फिक्स नहीं किए। हाइड्रोजन का उनके मेंडेलीव साहब के जो पीरियडिक टेबल था उसमें हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं। क्वेश्चन पूछ देता है क्लास 10th में, ऐसे पूछ देगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज़, खासकर 10वीं के बच्चे। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मेंडेलीव के दोष को लिखे, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि मेंडेलीव का दोष निम्नलिखित है। पहला, उन्होंने हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं किया। दूसरा नंबर, यहाँ तक कि अक्रिय गैस के लिए भी उन्होंने स्थान फिक्स नहीं किया। सर अक्रिय गैस क्या है? वैसी गैस जो किसी से क्रिया नहीं करता हो, इसे इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, जीरो गैस के नाम से भी जाना जाता है, 18 वर्ग वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इस ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपको हीलियम आता है। कुल मिलाकर के 6 अक्रिय गैस होते हैं। ये भी पूछ देगा आपसे, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, और एक होता है आपका रेडॉन। इनके लिए भी इन्होंने स्थान फिक्स नहीं किए, कौन? मेंडेलीव साहब। और साथ ही साथ समस्थानिक के लिए इनके पीरियडिक टेबल में कोई व्यवस्था नहीं था। समस्थानिक किसको कहते हैं और समभारिक किसको कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। समस्थानिक का मतलब होता है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, समस्थानिक हो गया। समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा। एक बार फिर से सर ये क्वेश्चन आता है, समस्थानिक और समभारिक में अंतर स्पष्ट करें, और कंपटीशन में ऐसे भी पूछ देता है कि समस्थानिक, और ऑप्शन दे देगा 4-4। तो समस्थानिक फिर से समझिए, परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। और समभारिक नाम ही है भार, अर्थात समभारिक भार समान नहीं, जिस तत्वों की द्रव्यमान संख्या भार संख्या बराबर होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा, उसे हम समभारिक कहेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और लाते हैं आपके लिए मोजले का पीरियडिक टेबल। तो आइए, यही है अपना नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का ये लास्ट टॉपिक रहेगा पीरियडिक टेबल में, आवर्त मॉडर्न पीरियडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी में एक अंतिम विद्वान को हम अब पढ़ेंगे जिसका नाम है मोजले साहब। क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ दिया जाता है कि मोजले की आवर्त सारणी क्या है। तो याद रखिएगा, जब मोजले साहब ने पीरियडिक टेबल बनाया तो अपने पीरियडिक टेबल में उन्होंने जो भी एलिमेंट को सजाया वो परमाणु संख्या पर आधारित उन्होंने एलिमेंट को सजाया। इससे पहले जो हम देखें मेंडलीफ साहब को, तो मेंडलीफ साहब जो भी एलिमेंट को सजाए थे वो परमाणु भार के आधार पर सजाए थे। हम पीछे बोलना भूल गए होंगे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित, अर्थात परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजा सजा करके उन्होंने पीरियडिक टेबल बनाए थे मेंडलीफ साहब। लेकिन मोजले साहब जो बनाए वो परमाणु संख्या के आधार पर एलिमेंट को सजाया। ये बड़ी वाइटल पॉइंट कहा जाए। क्वेश्चन आता है आपको, कई कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, और खासकर 10th के बच्चों को तो पूछता ही है कि मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान यानी भार पर आधारित है। डो राइनर ने क्या सिद्धांत दिया था, तो परमाणु द्रव्यमान के औसत पर आधारित उन्होंने सिद्धांत दिया, जिसे हम ट्रिक या टायर्ड नियम कहते हैं, और न्यूलैंड ने अष्टक नियम सिद्धांत दिया। और मोजले जो अपना पीरियडिक टेबल में एलिमेंट को सजाए हैं वो परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने पीरियडिक टेबल में अपने एलिमेंट को सजाया। यहाँ लिख भी दी है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम। दूसरी पॉइंट ये याद रखना है, मोजले को इसलिए आधुनिक आवर्ती सारणी का जनक कहते हैं, इनका चर्चा हो गया है। ऐसे सिंपल पूछे आवर्त सारणी का जनक तो आपको मेंडलीफ में टिक आउट करना है, और आधुनिक आवर्त लगा के दे तो आपको मोजले में टिक आउट करना है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, वहीं मोजले के आवर्त सारणी में देखिएगा या आधुनिक आवर्त सारणी देखा जाए तो 7 आवर्त वही है, त 7 त ऐसे याद रखिएगा, लेकिन वर्ग की संख्या चेंज हो गई। मेंडलीफ में 9 थे और यहाँ क्या हो गया आपका 18 हो गया है। आवर्त क्या है और वर्ग क्या है इनको भी देख लीजिए। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है आवर्त, तो बाएं से दाएं क्षैतिज भाग, ये जो बाएं से दाएं गए हैं ना, यही क्षैतिज भाग को हम आवर्त कहते हैं। और आपको पीरियडिक टेबल जब लीजिएगा, खरीद लीजिएगा मार्केट से या आपकी बुक में दिया होगा, तो इसी आधार पर उनको सजाया गया है। 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, ये 5 आवर्त, 6 आवर्त और ये 7 आवर्त। ये दोनों क्या है, ये है लेंथेनाइट वाला ग्रुप आता है और एक्टेनाइट, जो आवर्त सारणी से अलग हट के ये वर्ग बनाया गया है। ठीक है, तो ये आवर्त है। जब आवर्त किधर से किधर होता है, बाएं से दाएं, और इसे हम क्षैतिज कहते हैं। अगर उदग्र कहूँ अर्थात ऊपर से नीचे जो भी आपका वर्टिकल फॉर्म में दिख रहा है या आपको वर्ग दिख रहा है, और वर्ग की संख्या कितना है टोटल 18, 1 2 3 4 5 इस टाइप से है, 18 तक है। अब देखिए इस पीरियडिक टेबल से कैसे फंसा के क्वेश्चन पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आवर्त की संख्या 7 और वर्ग तो 18, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक उपकक्षा हम इससे पिछले वाली वीडियो में बताए थे, यानी उपकक्षा की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये पीरियडिक टेबल में इनकी बड़ी ज़रूरी है समझना, S P D और F। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि S उपकक्षा वाले जो भी तत्व S उपकक्षा में जाएगा और उसी तत्व के S उपकक्षा में रखा जाता है, जबकि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में जाता है ना, चाहे S में हो, P में हो, D हो या F हो, उसको उपकक्षा के आधार पर भी वर्ग में आप सेट कर सकते हैं। मेरा बात कहने का सेंस ये है कि जैसे टोटल 18 वर्ग है ना, अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, माने सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन S वाले उपकक्षा में गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेबल में, इस पीरियडिक टेबल में हम सभी उपकक्षा को समझ ले कि किस वर्ग में कौन उपकक्षा फिट है, तो उसके आधार पर हम अनुभव से भी हर एलिमेंट को सजा सकते हैं। कहने का सेंस, अगर पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये 2 वर्ग है ना, यहाँ पे देखो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये दोनों वर्ग को हम S वाला वर्ग कहेंगे, S उपकक्षा वाली वर्ग। और तीसरा से लेकर के 12 तक जो भी आपका वर्ग आएगा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सब आपको D ब्लॉक कहने का सेंस D उपकक्षा वाली आ जाएगा। अर्थात जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर D में चला गया, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो पक्का आपको
3 से लेकर के 12 वाले किसी भी वर्ग में आएगा, और किस वर्ग में आएगा वो भी आपको ट्रिक से बता देंगे। आगे बढ़िए। और 13 से लेकर के 18 तक केवल अपवाद में हीलियम को छोड़ दीजिए, यह आपको पी उपकक्षा में आ जाता है। सबसे पहले तो यहाँ डाउट कीजिए, आपसे प्रश्न कर रहे हैं, बताइए एस उपकक्षा वाले कौन कौन वर्ग होगा? तो आप कहेगा सर एस उपकक्षा वाले जो वर्ग होगा वो पहला और दूसरा होगा। पी उपकक्षा वाले कौन होगा? तो पी उपकक्षा वाले सिर्फ आप 3 से नहीं बोल दीजिए, पी उपकक्षा आपको दिख रहा है, 13 से लेकर के आप 18 तक चले जाइए, ये पी उपकक्षा वाले वर्ग हो जाएगा। फिर हम आपसे कहेंगे डी उपकक्षा वाले वर्ग कहाँ से होगा? तो डी होगा 3 से लेकर के 12, डी होगा 3 से 12, फिर से एस 1 2 और पी 13 से लेकर के 18, और डी हो जाएगा आपको 3 से लेकर के 12। इतना तक याद हो गया। सर एफ कहाँ चला जाएगा? एफ इस पीरियडिक टेबल से बाहर अपना खुद एक टेबल बनाता है जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के नाम से जाना जाता है। एफ ब्लॉक नीचे होते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पहली वाली जो वर्ग होती है ना, स्वाभाविक है इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एस में ही जाएगा, क्योंकि दोनों को आपने बताया, अभी सीखा कि एस कक्षा में आता है। तो पहला वाला जो होता है वो आपसे पूछा जाएगा कि क्षारीय होता है कि मृदा क्षारीय होता है। ये प्रश्न कई बार आता है परीक्षा में। तो ये होता है आपको क्षारीय, पहला वाला जो होगा वो क्षारीय, ध्यान रखिएगा, पहले वर्ग में जो आएगा वो क्षारीय। और दूसरे वर्ग वाले जो भी तत्व आएगा तो ऐसे ब्लॉक में, लेकिन कहेगा कैसा होगा? तो कहेगा मृदा क्षारीय। क्या होगा? मृदा क्षारीय। समझ में आया कहानी? अब जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हम कहेंगे सोडियम का कीजिए, तो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 कीजिएगा, माने S1 वाले कक्षा में आ रहा है, इसका मतलब सोडियम क्या हो गया? क्षारीय हो गया। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम की कहूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन S2 में जा रहा है, इसका मतलब कहने का सेंस 2 वाले वर्ग में जा रहा है। और जब ये 2 में जाएगा तो कहेंगे मैग्नीशियम क्षारीय है कि मृदा क्षारीय, तो आपको मृदा क्षारीय मारना पड़ेगा। आई होप कि आप समझोगे मैंने जो बताया। अगर जो भी एलिमेंट S1 में गया तो वो क्षारीय, अर्थात पहले वर्ग के एलिमेंट जो भी है वो सब का सब क्षारीय होता है। इसका ट्रिक होता है, हे लीना करे रब से फरियाद, बी मैजिक कैट ऑफ सारबारा, ये गाना टाइप से है, कई वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ट्रिक से आपको देख लीजिएगा। बहरहाल आपको हमको समझाना है ऑब्जेक्टिव मूल रूप से, ठीक है। तो ये है आपका क्षारीय और ये है आपका मृदा क्षारीय। सर वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 वाले तत्व को हम क्या कहेंगे? तो वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 में जो भी एलिमेंट आएगा वो आपका मेटल होगा, धातु। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में चला गया तो कन्फर्म में समझ जाइएगा कि वो किस में चला जाएगा, 3 से लेकर के 12, और 3 से 12 में जो भी चीज़ आएगा वो धातु। आई होप कि आप धातु को समझ गए होंगे। धातु किसको कहते हैं? जो पीटने पर टन टन की आवाज़ देती है, ठोस अवस्था सॉलिड फॉर्म में होती है। मात्र एक धातु ऐसा है जो आपको द्रव अवस्था में होता है और परीक्षा में वही पूछ लिया जाता है, और उस धातु का नाम है मरकरी। पारा अर्थात Hg परमाणु संख्या 80 होता है। नए मरकरी में सल्फर फेंट देते हैं से HgS सिंदूर बन जाता है, जिसे हम सेनेवार कहते हैं। तो हम समझे, अभी 3 पॉइंट आपको मात्र समझाया कि 1s1 यानी 1 वाले वर्ग में आएगा वो क्षारीय होगा, 2 वाले में आएगा वो मृदा क्षारीय धातु होगा, और ये 3 से लेकर के 12 तक में जो भी एलिमेंट आएगा उससे हम मेटल माने धातु कहेंगे, और 13 से लेकर के 18 तक जो भी एलिमेंट आएगा उससे हम, उसमें तीनों चीज़ रहेगा, धातु भी रह सकता है, अधातु भी रह सकता है, उपधातु भी रह सकता है। धातु अधातु उपधातु समझते होंगे ना? जो पीटने पर टन की आवाज़ दे धातु है, जो पीटने पर टन की आवाज़ ना दे, है ना, आघात वर्ध्य और तन्य ना हो तो वो अधातु हो जाएगा। और उपधातु का मतलब होता है जिसमें धातु वाला भी गुण हो और अधातु वाला भी गुण हो, उसे उपधातु कहते हैं। और उपधातु की संख्या 7 होती है, यानी पी ब्लॉक में आपको तीनों देखने को मिल जाएगा, धातु अधातु उपधातु। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए डी ब्लॉक में आने वाले तत्व क्या होते हैं? धातु अधातु उपधातु। तो डी ब्लॉक में आने वाले तत्व सब का सब क्या होगा? धातु। फिर आपसे पूछ देंगे एस ब्लॉक में आने वाले तत्व क्या क्या होते हैं? धातु अधातु उपधातु मृदा धातु क्षारीय धातु, इस टाइप से दे देगा। तो एस यानी 1 वाले में आएगा जो होगा आपका क्षारीय धातु, और जो इसमें आ जाएगा 2 वाले में हो जाएगा आपको मृदा धातु। इनको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। और पी ब्लॉक में जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका धातु भी होगा, अधातु भी होगा, उपधातु। 1-2 और बातें याद रखिए। 17 नंबर वाले में जो भी एलिमेंट आएगा, जिसमें इसमें खासकर देखिएगा 17 नंबर में क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, तो इसको हैलोजन वाले ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहेंगे?
हैलोजन। इनको याद रखिए, 17 वाले जो भी आएगा एलिमेंट उसको हम लोग क्या कहेंगे, हैलोजन। और 18वां वाले जो भी वर्ग आएगा उसको हम लोग इनर्ट अक्रिय गैस कहते हैं। और इनमें कुल आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये टोटल 6 आता है। आई होप इनको आप समझे होंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जो हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, आवर्त सारणी का जो छोटा सा ये बेसिक आपको झलक दिए हैं, और एक मटेरियल है अपने पास, उनका हम PDF बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो टेलीग्राम अपना चैनल है सुनील कुमार यादव के नाम से, तो उसमें आपको मिल जाएगा आपका ये मटेरियल, ठीक है। अब हम आई होप कि जो भी केमिस्ट्री की छोटी छोटी बेसिक बातें हैं वो आपको सिखा दिए हैं। अब ये सिखाना है हमको डायरेक्ट बिना मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हुए कि किस एलिमेंट पे कितना चार्ज होता है, आवेश होता है, कौन एलिमेंट किस वर्ग में होगा, कौन एलिमेंट किस आवर्त में होगा, डायरेक्ट हमें फाइंड करना है। तो शॉर्ट वे, ट्रिकी वे में आपको एक छोटा सा वीडियो फिर प्रोवाइड करेंगे, और बेसिक केमिस्ट्री की बात हमारे यहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जब हम चलेंगे अपने सिलेबस में, अर्थात 10th क्लास की जो पहला चैप्टर है केमिकल, रासायनिक समीकरण, ना, हाँ, केमिकल रिएक्शन कहा जाए, तो रासायनिक अभिक्रिया और उनके इक्वेशन समीकरण उनको देखेंगे। सेकेंड चैप्टर आपका धातु है, सॉरी अम्ल क्षार है। थर्ड में आपका धातु अधातु है। चौथा कार्बन है। पाँचवा ऐसे ही पीरियडिक टेबल से आधारित आपका आ जाएगा। तो इन चीज़ों को हमको फास्ट में समाप्त करना है, तो इनका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लीजिए। दीजिए इजाज़त। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।